हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। और सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाव छाव चली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण 50 सवाल, जो लगातार इसमें से बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हर एक सवाल ऑफिशियल क्वेश्चन से जैक बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम। तो चलिए फटाफट से देरी बिना किए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या सवाल है। भाई आप लोग पहली बार चैनल पर आए ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो नेताजी का चश्मा, जी हाँ दोस्तों, इसके लेखक रहते हैं स्वयं प्रकाश। ट्रिक क्या है याद करने का, भाई आपको चश्मा स्वयं पहनना पड़ेगा, कोई आपको पहना नहीं देगा। तो इससे स्वयं प्रकाश याद रखना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए इसी बात पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए यार। आगे देखो, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है। तो याद रखिए एक कहानी है, ठीक है। एक कहानी बयां करती है नेताजी का चश्मा। इसमें एक मतलब आदमी रहता है, बूढ़ा लंगड़ा आदमी रहता है, जो कितना देशभक्त रहता है, देश के प्रति उसका प्यार रहता है, राष्ट्र के प्रति, तो दिखाई गया उसमें। दो का एक बिल्कुल सही उत्तर जो है कहानी। अगला प्रश्न है, हलदार साहब को दिनों पर कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। हलदार साहब को कितने दिनों पर, यहाँ कितना होगा, ठीक है, कितने छूट गया है तो याद रखना, हलदार साहब को कितने दिनों पर कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ठीक है, कौन सा कस्बा भाई, जहां पर वो चश्मे वाला रहता था, जहां पर पान का दुकान था, ठीक। तो ये हर 15वें दिन में दोस्तों उस कस्बे से गुजरते थे। कहाँ, हर 15वें दिन में कंपनी के काम के सिलसिले में वहां से गुजरते थे। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी। तो कस्बे के चौराहे पर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई थी, और उसमें एक चश्मा लगा हुआ था, ठीक है। क्या चश्मा लगा हुआ था, और उस चश्मा मतलब चश्मा लगा हुआ नहीं था, जो चश्मे वाला था ना, पर डे उसमें चश्मा बदल दिया करता था, और जो भी कोई ग्राहक आता और चश्मे की मांग करता वो चश्मा देता, फिर एक नया चश्मा उसमें लगा देता था, ठीक, ताकि वो मूर्ति खराब ना लगे देखने में। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी। मिट्टी की, संगमरमर पत्थर की, कि मोम की कि लाल पत्थर की। तो याद रखना, जो नेताजी का मूर्ति बना था वो संगमरमर की पत्थर की बनी थी। ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग 50 सवाल में से कमेंट करना ईमानदारी से कि आप लोग कितना बना पा रहे हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और वो भी उसको भी कमेंट करके बोलना कि भाई एक बार रिवाइज कर लो, नहीं आता तो सीख जाओगे, आता है तो रिवाइज हो जाएगा। और कमेंट में जरूर बोलना कि 50 में से आप कितना को कर पाएंगे, कितना का आंसर आता था। नेताजी का चश्मा पाठ में पानवाला किस तरह का व्यक्ति था। तो नेताजी का चश्मा पाठ में दोस्तों पानवाला मोटा और बातूनी व्यक्ति था, तुनक मिजाज और चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, कि एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। तो दोस्तों वो एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, कितने साल तक हलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरता रहा। तो 2 साल तक, ठीक है। 2 साल तक हलदार साहब उस चौराहे से आता था जाता था, हर 15वें दिन में आना जाना वो करता था कंपनी के काम के सिलसिले में। हलदार साहब भावुक क्यों हो गए। तो हलदार साहब, देखो हलदार साहब एक काम करने वाला कोई कर्मचारी था, कहीं काम करता था, एक कस्बा था, ठीक है, कोई चौराहा था, चौराहे में एक पान की दुकान थी, वहीं पर एक सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई थी, ठीक है। और वहां पर एक चश्मे वाला अपना दुफेरी लगाता था। क्या होता था, चश्मे वाला सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर डे चश्मा लगा दिया करता था, ठीक है। और ये क्या था, पान वाला से मतलब जो क्या बोलता है, हलदार साहब आते थे तो पान वाला से उसका खबर लेता था कि भाई ये कौन है, ये लंगड़ा बूढ़ा आदमी कौन है, कैसा है, सबके बारे में उसको जानकारी लिया था। तो हलदार साहब भावुक क्यों हो गए। तो कैप्टन की जब मृत्यु हुई, कैप्टन मतलब भाई जो चश्मे वाला था ना, उसी को कैप्टन कहकर लोग पुकारते थे, क्योंकि भाई उसका देश के प्रति अगाध प्रेम था। इसलिए तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति में पर रोज नया नया चश्मा लगा दिया करते थे। तो कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर वो जो पान वाला हलदार साहब रहता है वो भावुक हो जाता है। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है। तो भाई पान वाला जो रहता है वही उसमें कैप्टन रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हलदार साहब किस पाठ के पात्र है। तो भाई अभी तो पता है, नेताजी का चश्मा। नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था। भाई बच्चा वाला सवाल है, चश्मा बार बार बदल देता था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो दोस्तों कैप्टन, जो चश्मे वाला था ना, वही उसका जो नेताजी के चश्मा पर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल दिया करता था। नेताजी का चश्मा किस प्रकार की कहानी है। तो एक भाव प्रधान कहानी है, ठीक है, इसमें भाव को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, नेताजी के चश्मा का मुख्य पात्र कौन है। तो मुख्य पात्र उसमें चश्मे वाला रहता है, जिसको लोग कैप्टन कहकर पुकारते थे। पूरी कहानी उसी पर बुनी गई है। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ। चलो बाल गोविंद भगत में एंट्री कर चुके हैं। ये किस प्रकार का पाठ है दोस्तों, एक रेखा चित्र है। ये कहानी नहीं है, निबंध भी नहीं है, यात्रा वृत्तांत भी नहीं है। यात्रा वृत्तांत जो यात्राएं करती है, इसमें यात्रा होता नहीं है, निबंध तो है नहीं, कहानी भी इसमें नहीं कहा गया। ये एक रेखा चित्र है, प्रस्तुत किया गया, ठीक है, कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार का आदमी था। ये पूरा इसका रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया। राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या याद रखना, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है।
बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे? तो वो मंझोली कद के व्यक्ति थे, मतलब ज्यादा ना नाटा था, ज्यादा ना लंबा था, वो मंझला मंझला टाइप का था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो वो 60 वर्ष से ऊपर के थे। कितना वर्ष? 60 वर्ष से ऊपर के थे। तो 60 के ऊपर यानी 60 से ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? तो कबीरदास को। वो किसको? कबीरदास को साहब कहते थे। जो कबीरदास का मठ था ना, जो भी वो सब्जी में मतलब खेती में उगाते थे, तो सारा चीज वहीं लेकर चले जाते थे, और उसको दक्षिणा के रूप में जो भी मिलता था वो ग्रहण करके घर ले आते थे और उसी को वो खाते थे। ठीक है, देखो खुद सब्जी उगाता था, खुद मेहनत करता था, लेकिन सारा का सारा चीज कबीरदास वहां मठ में ले जाता था। जो उसको मतलब क्या बोलते हैं, प्रसाद स्वरूप मिलता था, ठीक है, सब्जी वब्जी, वो घर लाकर बनाता था और खाता था। बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? तो वो संगीत की कला में निपुण थे, बहुत ही अच्छा गायन किया करते थे। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? जादू, समय की बर्बादी, नीरस की धुन। तो बाल गोविंद भगत का जो संगीत है ना भाई, उसको क्या कहा है? जादू कहा गया है। क्या कहा गया है? जादू। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो उनके गांव का मुख्य जो धंधा था, कृषि था। कृषि यानी अर्थात तो खेती बाड़ी था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार बताएं, रोपनी किसे कहते हैं? रोपनी रोपन को कहते हैं, धान की रोपाई को कहते हैं, धान की कटाई को कहते हैं, कि धान की खेती को? तो भाई धान की रोपनी होती है ना, बोलता है रोपनी हो रहा है, तो धान की रोपाई को दोस्तों वो लोग गाँव के लोग रोपनी कहते हैं। अभी भी धान की कटाई को नहीं, रोपनी धान की रोपाई को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, याद रखना। बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बाल गोविंद भगत साधु थे, सन्यासी थे, गृहस्थ थे, महात्मा थे? वही गृहस्थ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो साधु सन्यासी महात्मा नहीं थे, वो गृहस्थ में ही थे। ठीक है, उसका पुत्र था, पुत्रवधू था। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्ति में किस कहानी से ली गई? पंक्ति किस? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्ति किस कहानी से ली गई? तो ये दोस्तों बाल गोविंद भगत कहानी से ही ली गई, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? ठीक है, उसका संगीत साधना का चरम उत्कर्ष मतलब बहुत जोर जोर से गाना गा रहे कब देखा गया? जब उनका इकलौता बेटा मारा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर तो बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो उसका इकलौता एक बेटा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलवाई? तो उसका पतोहू, जो उसका बेटे का जो वाइफ रहता है ना, पतोहू, उससे आग दिलवाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पतोहू की दोस्तों शादी के लिए भी वो मान जाता है कि उस मतलब उसके भाई से कहता है, पतोहू के जो उसका बेटा का वाइफ का भाई रहता है, उससे कहता है कि जाओ तुम इसका शादी दिलवा दो, इसका भी एज ही क्या हुआ है, इस प्रकार से। बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियां शुरू करते थे? तो वो सावन, भादो, आषाढ़ की कार्तिक। तो कार्तिक महीना में दोस्तों प्रभातियां शुरू करते थे, मतलब गाना वाना गाते थे घूम घूम के। बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार बताएं कि श्रम बिंदु क्या है? श्रम बिंदु मतलब क्या? देखिए इतना मेहनत कर रहा कि पसीना निकल गया, तो उसको श्रम बिंदु कहते हैं यहाँ पर। तो पसीने की बूंद, पानी की बूंद नहीं भाई, पसीना, पसीना को क्या कहा गया? श्रम बिंदु कहा गया, क्योंकि पसीना कब आएगा? श्रम से ही आएगा ना। श्रम मतलब शर्माने वाला श्रम नहीं भाई, मेहनत करने वाला श्रम। ठीक है, मेहनत करने से आंसू थोड़ी आता है, पानी की बूंद भी थोड़ी आता है, ओस भी नहीं आता है, क्या आता है? पसीना आता है। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? लेखक कनखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। कहां से? नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। अकेले सफर वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या कर? देखो लेखक उसकी तरफ देख रहा था, किस प्रकार वो खीरे को काट रहा है, सूंघ रहा है, फेंक रहा है, एक करके। तो अकेले सफर काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा? तो वो खीरा खरीदा था। ठीक है, और खीरा को एकदम बहुत ही मस्त सा छील लिया। ठीक है, बारीक लंबा लंबा काट लिया, उसमें काला नमक दिया, जीरा पाउडर दिया, काला मिर्च का पाउडर दिया, नमक दिया, ठीक है, थोड़ा मिर्चा घसड़ दिया, थोड़ा सा नींबू घसड़ दिया, और तो सूंघ सूंघ के एकदम बाहर फेंक दिया। तो ये खीरा लिया था। ठीक है, नवाब वाला वो रईस दिखा रहा था कि भाई खीरा को सूंघ सूंघ के फेंक दे रहा है। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया था? क्योंकि वो आत्मसम्मान की रक्षा है। तो ठीक है, क्योंकि जब लेखक ट्रेन की बॉगी में इंटर हुए ना, तो जो नवाब साहब था, ठीक है, वहां बैठा हुआ था ट्रेन की बॉगी में, तो वो उसकी भौं सिकुड़ा के देख रहे थे। तो उससे लेखक को लगा कि भाई हम इंटर हुए, तो इसको अच्छा नहीं लगा, तो वो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसका खीरा नहीं लिया, खाया नहीं। वो सोचता भाई ये तो सूंघ सूंघ के फेंक दे रहा है, मैं खाऊंगा तो फिर इसको तो अच्छा लगेगा ना, इसका भाव और बढ़ जाएगा, तो इसलिए क्या आत्मसम्मान की रक्षा है, तो उसने खीरा नहीं खाया। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? अपनों को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। नवाब क्या देखते हैं कि भाई हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ठीक है, मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, बाकी दूसरों को तुच्छ समझता है। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहा है? ये सब नवाब साहब ने कहा। क्या कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो ये हो जाएगा, नवाब साहब ने ये चीज कहा था। ठीक है, क्योंकि वही खीरा खाता है, वही कहेगा ना।
फादर कामिल बुल के कहाँ के रहने वाले थे? तो फादर कामिल बुल के दोस्तों बेल्जियम के रहने वाले थे, लेकिन उसको भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक, लेखक ने फादर कामिल बुल के को कैसा सन्यासी बताया? तो विश्वतमयी, संकल्प के सन्यासी, दिखाने का सन्यासी कि ढोंगी सन्यासी? किस प्रकार सन्यासी कहा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संकल्प के सन्यासी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आए, फादर कामिल बुल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में। तो फादर कामिल बुल के दोस्तों हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, जो कि सही नहीं हुआ। देखिए भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इतना ज़्यादा भारत से हिंदी से प्यार था उसको। फादर कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? तो उसका शोध का विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। देखो राम कथा के बारे में। जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फादर कामिल बुल्के कितने भाई थे? तो फादर कामिल बुल्के के 2 भाई थे। ठीक है, कितने भाई थे? 2 भाई थे वो लोग। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई? तो उसको जहरबाद रोग से हुई। ठीक है, जहरबाद याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है एग्जाम में। जहरबाद रोग से उसको उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर है फादर कामिल बुल्के का। फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा है? तो फादर को याद करना लेखक के लिए उदास शांत संगीत सुनने जैसा अनुभव होता है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कब हुई? तो फादर कामिल बुल्के की मृत्यु दोस्तों सन 1982 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1982 में, 1982 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर की मृत्यु कहाँ हुई? तो उनकी मृत्यु दोस्तों दिल्ली में हुई। ठीक है, उनका जन्म बेल्जियम में हुआ था। ठीक है, लेकिन वो भारत आ गए थे। भारत से इतना प्रेम था, हिंदी से इतना प्रेम था, और वो चाहते थे कि भाई भारत का जो राष्ट्रभाषा है हिंदी बने, और अंततः दिल्ली में उसकी मृत्यु हो जाती है। फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान बताया गया है? तो फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान बताया गया है? तो निर्मल जल में स्नान करने के समान बताया गया। ठीक है, फादर कामिल बुल्के को देखना निर्मल जल में स्नान करने के समान बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्नान करने के समान। नेक्स्ट, लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव दोस्तों लेखिका के पिता पर पड़ा था। ठीक है, किसके? लेखिका के पिता पर प्रभाव था। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव के कारण, लेखिका मन्नू भंडारी की बात यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लेखिका और उनके पिता के बीच का टकराव कारण क्या था? लड़ाई झगड़ा, विचारों में भिन्नता। तो बिल्कुल विचारों में भिन्नता था। ठीक है, लेखिका कुछ और सोचते थे और उनके पिताजी कुछ और सोचते थे। उनके पिताजी सोचते थे कि भाई लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, घर के 4 दीवार के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन लड़की सोच रही थी भाई लड़की भी लड़कों से कम थोड़े हैं, वो भी समाज में आगे बढ़कर हर एक चीज में हिस्सा ले सकती है। तो इस प्रकार विचारों में भिन्नता के कारण दोनों में क्या था? वही मुठभेड़, क्या बोलता है उसको, टकराव होता था। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून के लावे बदल दिया? तो शीला अग्रवाल। ठीक है, जो कि क्रांतिकारी मतलब राष्ट्रवादी थी जो। तो किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? तो शीला अग्रवाल की बातों ने। अगला प्रश्न है, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया? ठीक है, तो लेखिका किस आंदोलनकारी स्वभाव को देख करके। ठीक है, मतलब कुछ भी हो एकदम पूरा आंदोलन में उतर जाते थे लेखिका, स्कूल में मतलब कॉलेज में। ठीक है, अपने जो बाकी लड़कियां होती थी पूरा आंदोलन में कुछ भी गलत होता उसका विरोध करने लगती थी, मतलब आंदोलन में उतर जाती थी। तो उससे लेखिका को जो टीचर रहता है स्कूल का, जो शिक्षक रहता है, प्रिंसिपल रहता है, वो लास्ट में उसके पिता को बुलाता है। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? तो सन 1942 के बाद देश का जो वातावरण था, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ बढ़ा था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भर गया था सन 1942 के आंदोलन के बाद। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बोलें, आप लोग SST में हम पढ़ा चुके हैं वाला चीज। ठीक है, तो ये दोस्तों हिंदी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कितना? 50। तो इस प्रकार का वीडियो और चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। वीडियो का 2000 शेयर हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में और धाकर लाऊंगा। ठीक है, तो मुझे पता चलता है कितने शेयर करो, तो फटाफट शेयर कर दो सभी दोस्तों को, जितने सारे पढ़ने वालों जो भी आपका स्कूल के दोस्त है सभी को शेयर करो। 50 सवाल में 100% मैं गारंटी देता हूँ सवाल आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी करता हूँ फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।